Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss poetics, the art of poetry, written by Aristotle. Before this lecture, I have given you a detailed lecture on the context of poetics कि ये poetics ये book क्यों लिखी गई, किसके response में लिखी गई। तो जो पिछला लेक्चर है वो इस कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करता है, जिसमें मैंने आपको सोक्रेटिस के बारे में बताया, जिसमें हमने प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी को और अरिस्टोटल की फ़िलॉसफ़ी को पढ़ा। बट इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक्स कि पोएटिक्स किसके बारे में बात करती है। Actually, Aristotle proposes the study of poetry and the analysis of its elements, its parts, and then draw the general conclusion. उसने सबसे पहले इसमें पोइट्री को स्टडी किया है और उसका एनालिसिस किया है कि पोइट्री है क्या। बिकॉज आई हैव told you that प्लेटो ने पोइट्री को फिलॉसफी और दूसरे डिसिप्लिन्स के मुकाबले में थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था कि पोइट्री उतनी ज़रूरी नहीं है जितने के फिलॉसफी है। तो एक कंपैरिजन था, लेकिन अरिस्टोटल ने पोइट्री को भी उतना ही इम्पोर्टेंट करार दिया है जितना फिलॉसफी को। तो इसमें अरिस्टोटल ने पोइट्री को जस्टिफाई किया है कि पोइट्री क्यों ज़रूरी है। So poetics deals with the discussion of tragedy कि tragedy जो है that is also a form of poetry. epic poetry को discuss किया है, then tragedy को, then उसके elements को discuss किया है। but to understand poetry you have to understand the concept of imitation. सबसे पहले आपको इमिटेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना पड़ेगा, बिकॉज अरिस्टोटल सेड दैट पोइट्री इज़ एन आर्ट ऑफ इमिटेशन। किस तरह से ये इमिटेशन एक आर्ट है पोइट्री, तो हम इसको डिस्कस करेंगे just first to understand the concept of imitation. So this lecture is about the concept of imitation. So poetics is basically a short treatise of 26 chapters. Treatise mean a book that is written systematically and it addresses on a single subject. So poetics जो है वो एक systematic way में लिखी गई है to address the poetry. So it is a brief, not a very detailed but a brief book written on the justification of poetry. So it comprises 46 pages and 6 parts. And it is a kind of covert reply to his great masters. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्लेटो ने पोइट्री को थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था एज कम्पेयर टू अदर डिसिप्लिन्स, एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिलोसफी और मेडिकल साइंसेस। तो यहाँ पे अरिस्टोटल ने एक हिडन रिप्लाई दिया है टू हिज मास्टर प्लेटो कि पोइट्रिक्स या आर्ट ऑफ पोइट्री भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे डिसिप्लिन्स हैं। सो poetics is a systematic exposition of the theory and practice of poetry. कि ये पोइट्री भी है, ये एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिस है और एक सिस्टमैटिक वे में लिखी जाती है। तो अरिस्टोटल उसको किस तरह से प्रूव करेगा, किस तरह से जस्टिफाई करेगा इन पोइटिक्स, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो अ रिस्पॉन्स टू प्लेटोज अटैक ऑन आर्ट, पोइटिक्स इस चीज़ को रिस्पॉन्स करेगी कि आर्ट जो है वो भी दूसरे डिसिप्लिन्स की तरह उतना ही इम्पोर्टेंट, उतना ही सिग्निफिकेंट है। आर्ट को हम एज अ लिटरेचर लेंगे और हम जो स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर, ये स्टडी, तो हम उसमें लिटरेचर की डेफिनेशन, लिटरेचर की सिग्निफिकेंस को हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से।
So overall, poetics is the answer to the objections on dramatic poetry expressed by his teacher Plato in his Republic. तो poetics जो है वो आंसर करेगी उन तमाम ऑब्जेक्शंस को जो प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में लगाए हैं, या उसने वो ऑब्जेक्शंस जो मैंने आपको बताया कि प्लेटो पोइट्री को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, तो उन तमाम ऑब्जेक्शंस का रिप्लाई थ्रू पोइटिक्स अरिस्टोटल देगा. As I have told you that this book Poetics has 26 chapters, and it is not possible to discuss all the chapters in one lecture. So today I am going to discuss only first 5 chapters, and I'll discuss the text and I'll explain that textual lines as well. So let's start it. I want to start my lecture with the first line that is very, very important, and the first line is Aristotle defines poetry as a kind of imitation. This is the first line, and we need to understand the word imitation to understand Aristotle's philosophy regarding poetry. Students, this word imitation is not the common word as we used in our daily life. हम जो word अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं about imitation, like the copying other or the reflection, so it is not just about the copying or the reflection. Imitation जो word है, actually this word is borrowed by Aristotle from his master's Plato's book. अरिस्टोटल ने इस वर्ड को उस अंदाज से नहीं देखा जिस अंदाज से प्लेटो ने देखा था. प्लेटो कंसिडर करता था पोइट्री को जस्ट एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अपीयरेंसेस ऑफ द वर्ल्ड. जो दुनिया में जाहिर नज़र आ रही हैं चीज़ें, उसको पोइट्री में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू प्लेटो एक कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, बहुत बड़ा आर्ट नहीं है. बट एज फार एज अरिस्टोटल इज कंसर्न, अरिस्टोटल ने उस इमिटेशन को बहुत एक क्रिएटिव काम कहा है, बहुत इनोवेटिव काम कहा है. इसलिए इमिटेशन की डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ अरिस्टोटल रिगार्डिंग पोइट्री. जो फर्स्ट लाइन हमने डिस्कस की है पोइटिक्स की, दैट अरिस्टोटल डिफाइंस पोइट्री एज अ काइंड ऑफ इमिटेशन. तो इमिटेशन क्या है? इमिटेशन एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट है जिसको अरिस्टोटल ने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है. बट एक्चुअली अरिस्टोटल इनहेरिटेड दिस वर्ड इमिटेशन फ्रॉम प्लेटो. फर्स्ट प्लेटो ने ये वर्ड यूज़ किया था टू डिफाइन पोइट्री. उसने ये कहा था कि पोइट्री जो है वो इमिटेशन है, और जो इमिटेशन होती है वो कॉपी होती है, वो ओरिजिनल नहीं होती. उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है. मतलब प्लेटो ये कहता था कि पोइट्री खुद से कुछ भी नहीं है, वो एक चीज़ का रिफ्लेक्शन है, तो इसलिए उसकी उतनी वैल्यू नहीं है. और उसने ये टर्म यूज़ की थी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइन आर्ट्स एंड द यूजफुल आर्ट्स, कि ये शैडो ऑफ शैडोज़ है और ये इमिटेशन है, ये रिफ्लेक्शन है, क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग ही यही आता है. इमिटेशन इज़ लाइक द कॉपिंग, द मिमिक्री, द रिफ्लेक्शन. बट अरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से इमिटेशन इज़ द ब्रॉडर टर्म, and it is not just copying, not just mimicry or reflection, but it implies creativity. ठीक है, वो ये कह रहा है कि ये कोई आम काम ही नहीं है. ये रिफ्लेक्शन जो है जस्ट एज वो पेंटिंग का रिफ्लेक्शन नहीं है कि हमने किसी चीज़ को देख के और उसको ड्रॉ कर लिया या उसकी पिक्चर बना ली. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि वो पेंटिंग की एग्जांपल देता है. बट वो ये कहता है कि जो इमिटेशन है, इट इज़ नॉट जस्ट द इमिटेशन ऑन द सरफेस लेवल. वो इस चीज़ को सिर्फ एक सतही तौर पे एक रिफ्लेक्शन नहीं कहा जाता, एक कॉपिंग नहीं कहा जाता, बट इट नीड्स क्रिएटिविटी
जब तक उसमें इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, तो इमिटेशन की डेफिनेशन ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि the literal meaning of imitation and what Aristotle thinks about imitation. What is the philosophy of imitation of Aristotle? Aristotle ने किस तरह से इस वर्ड की डेप्थ को बताया है. In this slide, I'm going to discuss literature, that how literature imitates life. As in previous slide, I have discussed that poetry is a kind of imitation, and I asked you to understand the idea of imitation, the concept of imitation before the understanding of the philosophy of Aristotle. जब आप imitation की philosophy को समझ जाएंगे, then easily you can understand the philosophy of poetry by Aristotle as well. So क्या कह रहा है लिटरेचर के बारे में? अगर हमसे कोई लिटरेचर को डिफाइन करने के लिए कहता है, देन वी से दैट लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, लिटरेचर इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. ये सिंपल एक डेफिनेशन जो हर किसी ने मेमोराइज की हुई हैं. बट लिटरेचर अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज द आर्ट विच इमिटेट्स लाइफ इन वर्ड्स. अल्फाज के ज़रिए जो लाइफ को इमिटेट करे वो लिटरेचर है. And those who do this are poets, whether they write in prose or in one or many kinds of meter. कि वो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं ना. पोएट्स प्रोज में लिखना चाहते हैं या मीटर में लिखना चाहते हैं. और प्रीवियस एजेस में एक फॉर्म थी प्रोजिमेट्रिक, जिसमें प्रोज प्लस मीटर, प्रोज प्लस वर्सेस, इसको मिला के एक उन्होंने एक स्टाइल बनाया था प्रोजिमेट्रिक, दैट इज कॉल्ड प्रोजिमेट्रिक. तो उसके थ्रू पोएट अपनी वर्सेस या अपना स्टाइल लिखता था. यहाँ पर अरिस्टोटल ने एक बात की है, स्टाइल की भी बात की है कि किस स्टाइल में लिखा जाता था. तो यहाँ पर पोएट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पर्सन, कि वो किस तरह से प्रोज या मीटर के फॉर्म में वर्ड्स के थ्रू लाइफ को इमिटेट करता है. यही चीज़ लिटरेचर की वैल्यू बढ़ाती है. एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, लिटरेचर has the same value, it comprises the same significance as the other disciplines have. So here again, according to Aristotle, the common principles of all the arts like poetry, comedy, tragedy, dancing, flute playing, music, painting, all are imitation. So he says other arts beside literature imitates life, means the art of painting, of music, of dancing, of flute playing or the tragedy, comedy, all are the imitation. इसमें थोड़ी डिटेल है. जिस तरह we have discussed literature, पहले हमने पोइट्री को थोड़ा सा टच किया, देन लिटरेचर की फॉर्म मैंने आपको बताई कि लिटरेचर किस तरह से इमिटेट करता है लाइफ को, or the poets are the one who imitates through the words in literature. और यहाँ पे थोड़ी सी उसकी description है that what is literature and how it imitates life. In these also the artist represent life through the medium of his own personality. कि यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं, जो पोएट हैं, उनमें सब्जेक्टिविटी है. दे represent life through their medium of their own personality. जिस तरह की उनकी अपनी पर्सनालिटी है, जिस तरह की उनके अपने इंस्टिंक्ट्स हैं, वो जिस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, वो उसको उस तरह से ही इमिटेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं. Here Aristotle defines poetry through imitation. हम अभी तक ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं that literature is an art, it imitates life. Poetry is a kind of imitation. So here again Aristotle defines poetry through imitation, and according to Aristotle,
देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक इमिटेशन। और वो 3 आर्टिस्टिक इमिटेशन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल फाइंड्स द ओरिजिन ऑफ पोएट्री इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स। अरिस्टोटल ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की बात करता है कि पोइट्री का ओरिजिन ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स के साथ होता है। ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स क्या है? ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स आर बेसिकली द इनेट एबिलिटी और द फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, जो हमारा बाय बर्थ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिटर्मिंड होती हैं, हमारी कि कुछ चीज़ें हमारी इनहेरिटेड होती हैं। जैसे जो जिनके पेरेंट्स या फोर फादर्स बहुत आर्टिस्टिक माइंड के रहे हों, वो बच्चे भी आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं ना। तो ये हमारी इंस्टिंक्ट्स होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी साथ बाय बर्थ होती हैं, जो हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो अरिस्टोटल फाइंड्स द ओरिजिन ऑफ पोइट्री, कि अगर पोइट उसके फोर फादर्स पोइट्री कर रहे हैं या पोइट्री की फील्ड से रिलेटेड हैं, शायर हैं, सिंगर्स हैं, तो आपने देखा होगा कि उनकी बच्चे भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले के पैदा होते हैं। सो यहाँ पे ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स की बात कर रहा है अरिस्टोटल, एंड ही सेज दैट देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक इमिटेशन। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज इथोस। इथोस मीन्स वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक टाइम के साथ, कल्चर के साथ ये एरा को रिप्रेजेंट करती हैं। द एथोस, द आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स फॉर इमिटेशन। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक सिंगर का बेटा सिंगर है और उसकी आवाज़ और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो कुछ बाय बर्थ उसको ये थोड़ा बहुत नॉलेज या एक पैटर्न उसके अंदर वो पहले से होता है। वो जो पैटर्न पहले से आप उस बच्चे के अंदर होगा उसको इंस्टिंक्ट्स कहेंगे। सो एथोस represent the permanent mental disposition which are relieved in human character। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कल्चरल टाइम के साथ हों, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हों, टाइम के साथ हों, उस एरा के साथ हों, तो ये एथोस में होंगी। एंड व्हाट इज पैथोस? पैथोस इज बेसिकली the sufferings or the happiness, you can say the emotions. So our instinctive pleasure is recognizing a good imitation। अगर हम उस सफरिंग्स जो एक इंसान का मूड होता है ना, हर इंसान का एक वो बहुत ज़्यादा उदास रहने वाला है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला है, वो बहुत नॉर्मल पर्सन है, तो ये हमारी इंस्टिंक्टिव प्लेजर्स होते हैं जो एक गुड इमिटेशन को करते हैं, हम रिकग्नाइज करते हैं, उसको खुशी महसूस करते हैं या उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कोई सैड थिंग है उसको सैडली रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर मैं बहुत सैड पर्सन हूँ तो मैं लोन रहना पसंद करूँगी और मैं उसको रिस्पॉन्स करूँगी जो मेरी नेचर के साथ मैच करेगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज प्रैक्सिस, एंड प्रैक्सिस इज द इंस्टिंक्टिव प्लेजर इन हार्मनी एंड रिदम। हार्मनी एंड रिदम मीन्स कि एक अंडरस्टूड एक्शन है फ्रॉम योर इनवर्ड एंड द आउटवर्ड, द एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, कि उसमें रिदम है, हार्मनी है, मीन्स जो आपका कहते हैं ना कि जो पोइट्स आर द मेंटली दे आर साउंड एंड दे आर केपेबल, उनका जो विदिन है वो विदाउट एनवायरनमेंट के साथ मैच करता है और उसमें एक रिदम और एक हार्मनी क्रिएट होती है जो उनसे ये बहुत अच्छी अच्छी पोइट्री जिससे वो बनाते हैं। तो इसको हम थोड़ा मज़ीद डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में। Although this topic is a little bit complicated but it is very interesting, थोड़ा मुश्किल है but बहुत interesting है और इसको मज़ा आ रहा है समझाने में, पढ़ने में। I hope you are also enjoying it. So in the previous slide we were discussing about the 3 objects of artistic imitation। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना चाह रही हूँ। That according to Aristotle there are 3 objects of artistic imitation. The first one is ethos, second is pathos and third is praxis. ethos क्या है? एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा आर्ट जो एक टाइम, एक कल्चर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है,
लाइक द आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स फॉर इमिटेशन। अगर कोई आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप उसको इमिटेट करो। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनकी बहुत अच्छी नकलें उतारते हैं, और उनकी फैमिली में कोई ना कोई ज़रूर ऐसा पर्सन होता है बाज़ों का जो ये चीज़ें करता रहा हो। लाइक जो थिएटर पे काम करते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनके बच्चे भी आपने देखा होगा वो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं और बाय बर्थ उनमें ये क्वालिटी होती है। डॉक्टर्स के बच्चे जो डॉक्टर्स होते हैं, फार्मर्स के बच्चे फार्मर्स होते हैं और बाय बर्थ उनमें ये क्वालिटी होती है। सो एथॉस जो है वो एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कैरेक्टर जो इननेट, जो आपके बाय बर्थ मौजूद होती है। सो आर्टिस्टिक instincts for imitation, like it represent the permanent mental disposition which are relieved in the human character। एक ऐसी permanent mental disposition है जो with the passage of time reveal होगी through the human character। ठीक है। now the second one, pathos। Pathos, like the instinctive pleasure in recognizing a good imitation, like it stands for the transient emotional moods and feelings। जिस तरह मैं लास्ट स्लाइड में आपको बता रही थी कि उस मूड को रिस्पॉन्ड करना, सैड है तो सैड मूड को रिस्पॉन्ड करना, प्लेजरेबल एक्साइटिंग है तो वो उस मूड को रिस्पॉन्ड करेगा। बहुत सारे लोग आपने देखेंगे जो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, वो सैड जगह पे ज़्यादा देर स्टे नहीं करते, वो उठ जाते हैं, वो अपने जो उनका पैथोस है वो वहीं पे सेटिस्फाई होता है जहाँ पे उनको वो इन्वायरमेंट मिल रहा हो, जहाँ पे उनकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो, इमोशनल मूड्स एंड फीलिंग्स जहाँ पे सेटिस्फाई हो, वो वहीं पे रहते हैं। सो पैथोस भी एक इंस्टिंक्टिव प्लेजर है, लाइक और ये किस तरह से इमिटेट करता है कि अगर वो सैड है तो वो सैडनेस को इमिटेट करेगा, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है तो वो हैप्पीनेस को इमिटेट करेगा। इसी तरह प्रैक्सिस है। Praxis is basically related with the accepted custom and the practice, and this instinctive pleasure in harmony and rhythm, वही बात है कि उसी में क्रिएट करता है हार्मनी एंड रिदम कि उसका माइंड जो बात कहता है वही उसकी बॉडी से भी रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरह से नहीं होता कि आपका माइंड कुछ सोच रहा हो और आप एक्ट कुछ कर रहे हो, तो आपका माइंड का फोकस भी उसी जगह पे होता है जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर बता रहा होता है। सो प्रैक्टिस हैज टू बी अंडरस्टूड एज एन एक्शन विच इज इनवर्ड। आपका इनवर्ड और आउटवर्ड ये सेम पैटर्न पे होने चाहिए, सेम हार्मनी में, सेम रिदम में, तभी उस इमिटेशन का मज़ा आएगा। आपने देखा होगा कि जो ये प्रोग्राम लगते हैं और उनकी जो पंच लाइन होती है उनके टाइमिंग बहुत मज़े का होता है। अगर कोई एक जोक लगाता है किसी पे तो वो उसका रिप्लाई उससे भी ज़्यादा मज़े का जोक के साथ करेगा, ये उसका रिप्लाई जो होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इट मीन्स उनका जो हार्मनी है, उनका रिदम है, वो उनका मेंटली फोकस भी उसी चीज़ पे है ना। अगर वो उसको रिप्लाई देता है, उसको बाद में सोच आ रही होती है कि इसका तो मैं ये आंसर दे सकता था, वो टाइमिंग आउट हो जाए तो भी उस जोक का मज़ा ख़राब हो जाता है। इसलिए हार्मनी एंड रिदम मीन्स द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर माइंड एंड योर इमिटेशन, योर इनवर्ड एंड द आउटवर्ड एक्शन, बोथ जो है ऑन द सेम पैटर्न होने चाहिए। The word imitation is not a new word for Aristotle. He inherited this word from Plato. उसके लिए एक नया वर्ड नहीं है अरिस्टोटल के लिए ये वर्ड imitation, बल्कि उसने अपने मास्टर से ये वर्ड लर्न किया है, प्लेटो से ये वर्ड इनहेरिट किया है। एंड दिस टर्म was employed by Plato to distinguish the fine arts from the useful arts। तो अरिस्टोटल ने जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्लेटो ने यूजफुल आर्ट और फाइन आर्ट्स में डिस्क्रिमिनेट के लिए इमिटेशन वर्ड को यूज किया है। सो इन द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 2, Aristotle also discussed this word imitation as he suggests
एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ विजिबल ऑब्जेक्ट्स। ये डिफाइन कर रहा है इमिटेशन को, उसको डिस्कस कर रहा है दैट इमिटेशन सजेस्ट एन एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द विजिबल ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स आपको नजर आते हैं, यू कैन इजीली एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस देम, दैट इज ऑल्सो इमिटेशन। फिर नेक्स्ट कह रहा है द पोएट रिप्रोड्यूसेस द एसेंशियल्स ऑफ लाइफ एंड द इमोशंस विच दे हैव अराउज्ड इन हिम। कि सिर्फ विजिबल ऑब्जेक्ट्स तक नहीं है, बट it is about the emotions, it is about the idealization, it is about the fantasy, it is about the experiences as well. So the poet reproduces the essentials of life, कि ये हमारी ज़िंदगी के बहुत अहम essentials हैं, बहुत बुनियादी जो नकात हैं, that based on the emotions, हमारे experiences। तो हमारी जो human body है, that is the amalgamation of all the emotions, खुशी है, गम है, दुख है, परेशानी है, इसी जंग में, इसी तगोदो में सारी हमारी लाइफ गुजरती जा रही है। तो these are the essentials of life। अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी कितनी बेरौनक है। So he says the poet reproduces these essentials like the emotion, the fantasy, the idealization, the experiences जो हमारी लाइफ के आते हैं, वो इसको imitate करता है, वो इसको reproduce करता है through imitation. Clear? And the third point is the poet communicates his emotion by imitating or recreating life. अब पोइट का क्या काम है कि वो उन इमोशंस को इमिटेट करता है और रिक्रिएट करता है, जिस तरह से हम अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि किस तरह से इमिटेशन होती है और रिक्रिएशन होती है। लाइक द रिप्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नहीं है, रिप्रोडक्शन है। क्रिएटिंग नहीं है, रिक्रिएटिंग है। मीन्स द रिफ्लेक्शन है, बट इन एडवांस्ड फॉर्म, इन आइडियलाइज्ड फॉर्म, इन द इन्हांस्ड फॉर्म। ठीक है, अगर उसको एज इट इज करेंगे तो फिर तो प्लेटो का पॉइंट आ जाता है ना कि इमिटेशन है एज इट इज, जैसे पेंटिंग की है या जैसे अपेरेंस की है। लेकिन इमिटेशन, अरिस्टोटल की इमिटेशन, दैट इज अ डीप कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द इमोशंस, विद द एक्सपीरियंसेस एंड विद द आइडियलाइजेशन ऑफ रियलिटी। Students, you can find this line on page number 1, and this is line number 4, that poet is a maker. Now Aristotle has defined and differentiate poet from the maker. Poet क्या है और maker क्या है? Maker is the copier. He can copy the objects. वो copy करता है, उनको as it is reflect करता है। वो उसकी अपनी इनोवेशन नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी नहीं है। बट पोइट की जो क्रिएटिविटी है, जो इनोवेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूनेस। ठीक है, वो कोई नई चीज लेके आएगा। द मेकर इज द कॉपियर एंड द पोइट इज द न्यू इनोवेटर और द क्रिएटर ऑफ समथिंग दैट इज न्यू। एंड इन दीज टेक्सचुअल लाइन्स, जो नीचे आपकी लाइन्स लिखी हुई हैं, दीज आर द टेक्सचुअल लाइन्स। यू कैन फाइंड दीज लाइन्स ऑन पेज नंबर 1, दैट हाउ अरिस्टोटल differentiates poet from the maker। वो कहता है मेकर में और पोइट में क्या फर्क है। A maker who imitates life in the special sense needs not write in verse। उसके लिए जो मेकर है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो वर्स में लिखे। फॉर एग्जाम्पल प्लेटोज डायलॉग, जिस तरह से प्लेटो ने डायलॉग्स में लिखा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो इमिटेट, वो मेकर है और वो इमिटेट कर रहा है, उसके लिए स्पेशल सेंस होना ज़रूरी नहीं है मेकर के लिए। ही कैन कॉपी द थिंग्स। एंड द सेकेंडली, नॉर आर ऑल दोज हु राइट इन वर्स इमिटेटर्स। और जो वर्स में भी लिखते हैं, दे आर ऑल्सो द कॉपियर, दे आर ऑल्सो द इमिटेटर। फॉर एग्जाम्पल एम्बीडुक्लीज हु राइट साइंटिफिक ट्रीटीज इन मीटर, उसने एक साइंटिफिक बुक लिखी थी जो वर्स फॉर्म में थी, एंड ही इज ऑल्सो द इमिटेटर। उसने भी कॉपी किया था उसको साइंटिफिक, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्टिव आइडिया था, एक चीज़ जो फैक्ट्स पे बेस करे, वो उसके ऊपर है। एम्पीडोक्लीज इज बेसिकली प्री सोक्रेट्स फिलोसोफर। सोक्रेटिस से भी पहले का ये फिलोसोफर था, who write about the nature।
उसने नेचर को कॉपी किया, जो समझा उसके अकॉर्डिंगली उसने लिखा, बट ही रोट इन द फॉर्म ऑफ वर्स। उसने प्रोजीमेट्रिक फॉर्म में लिखा, प्रोज प्लस वर्स में, ठीक है। पोइट्री प्लस प्रोज एक फॉर्म थी, एक स्टाइल था, उसमें उसने एम्पीडोक्लीज ने वो साइंटिफिक ट्रीटीज लिखी जो कि कॉस्मोलॉजी के पे बेस करती थी। कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड it studies the large scale of properties of universe as whole। तो कॉपियर है ना, यूनिवर्स को देख रहा है, जो उसको पता चला, उससे जो उसने दरियाफ्त किया, तो उसने वो अपनी साइंटिफिक ट्रीटीज में लिखा। तो अब उसने वर्स फॉर्म में लिखा है, तो वो भी इमिटेटर है। अब वो पोइट किस तरह से डिफरेंट है, एक साइंटिफिक ट्रीटीज है और एक प्लेटोज के डायलॉग हैं, ये सब कुछ वर्स फॉर्म में है, ठीक है। और पोइट्री भी आपको पता है वर्स फॉर्म में है। अब अरिस्टोटल ने इन दोनों को इमिटेटर कहा, इनको मेकर कहा, इनको पोइट नहीं कहा, ठीक है। चाहे वो वर्स में लिख रहे हैं, चाहे वो नैरेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं या किसी भी फॉर्म में लिख रहे हैं, बट दे आर द मेकर। अब यहाँ पे एक आपकी क्लियरेंस के लिए कि जो मेकर है वो डिस्कवर कर लेता है, ठीक है। आपको डिफरेंस अगर पता है डिस्कवरी में और इन्वेंशंस में, पोएट इज़ द इन्वेंटर, वो चीज़ को क्रिएट करता है, उसमें नई जिद्दत लेके आता है, नई न्यूनेस लेके आता है, ठीक है। ओरिजिनेटर है, क्रिएटर है, इनोवेटर है। बट मेकर जो है वो कॉपी करता है, वो यूनिवर्स को देख के उसके अकॉर्डिंगली बात करेगा, मौसम के ऊपर बात करेगी, चीज़ जो पहले की मौजूद है उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देना या अपनी साइंटिफिक वे में अपनी बात करना, तो ये सब मेकिंग में आता है। लास्ट लाइन, वाइल रिकग्नाइजिंग दैट आर्टिस्टिक प्रोज राइटर्स आर इन दिस सेंस पोएट्स। अगर वो प्रोज फॉर्म में भी लिखते हैं, आर्टिस्टिक वे में भी, सो दे आर पोएट्स। एंड अरिस्टोटल प्रोसीड्स टू फॉलो कॉमन parlance and to use poet for one who imitate in verse. Parlance means the style of writing or the style of speaking. Ab, the style is also a point which discriminate maker from the poet and the poet who imitate in verse। अब यहाँ पे maker जो है वो copier है, he can write in verse and he can imitate the object, he can reflect the object, and he can also write in prosemetric form, in verse form or in prose form। but the poet point कहाँ पे differ कर रहा है, the point of difference is on the newness, on the creativity, right? Okay, to justify his point that the difference between the maker and the poet, Aristotle has given us an example, like the author of poem and the author of scientific treatise. Author of the poem also use the words, and the author of scientific treatise also use the words, so both use the words। हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे एम्पीडोक्लीज की, जो कि प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर था, जिसने कॉस्मोलॉजी के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर बात की थी। अब उसने भी वर्ड्स फॉर्म में लिखा, जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा, उसने भी वर्ड्स फॉर्म में लिखा है और पोएट ने भी वर्ड्स फॉर्म में लिखा है। सो बोथ यूज द वर्ड्स एंड बोथ parlance, द स्टाइल वुड बी द सेम हो सकता है, लेकिन एक पोएट है और एक साइंटिस्ट है, उनका स्टाइल कुड बी द सेम, बट बात कहाँ पे डिफर करी है, बात यहाँ पे डिफर करी है, द ऑथर ऑफ द पोएम इज द सब्जेक्टिव वन, while the author of scientific treatise is the based on the objective facts। एक यूनिवर्सल बात कर रहा है, ऑब्जेक्टिव बात कर रहा है, फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा है, बट द पोएट इज टॉकिंग अबाउट हिज ओन एक्सपीरियंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। वो सब्जेक्टिविटी की तरफ है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस की तरफ है, जो कि लिटरेचर में है। बट द ऑथर ऑफ साइंटिफिक ट्रीटीज डील्स विद द ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द साइंस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करी है,
और एक यूनिवर्सल बात है जो मेरे लिए अगर यूनिवर्स की जो स्टेटमेंट साइंस दे रही है वो आपके लिए भी सेम है, बट इन लिटरेचर जो पोइट का ओपिनियन है आपका उससे डिफरेंट हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, अपने एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के साथ वो वर्ड, वो पैटर्न, वो फिलॉसफी चेंज होती रहती है. आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट the difference of the poet and the maker. जी, दिस स्लाइड इज ऑल्सो लिंक विद द प्रीवियस वन, और इसमें थोड़े सी लाइन्स मैंने रिपीट की हैं टू क्लियर द कॉन्सेप्ट, क्योंकि उसमें एक डायग्राम फॉर्म में मैंने आपको बताया है कि किस तरह अ पोइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मेकर और अ पोइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द साइंटिफिक ट्रीटीज़. पोइट्री किस तरह से डिफर करी है और एक साइंटिस्ट की जो ट्रीटीज़ है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पोएटिक ट्रीटीज़. ठीक है. So the author of the poem and the author of scientific treatise both use the same means of expression that are words. ये बात हमने डिस्कस की. उनका their means of expression are the same. ठीक है. But the poem differs from the treatise in its author that makes something new. पोएम जो है उसमें एक नई चीज़ होगी आपके लिए, मेरे लिए, एक ऐसी हमारी जो ह्यूमन नेचर से रिलेट करती है, जो सब्जेक्टिविटी, हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस के साथ डील करती है. बट जो साइंटिस्ट की जो बात होगी दैट इज़ डिफरेंट. तो जो पोइट है उसने एक न्यूनेस लेके आनी है, उसने क्रिएटिविटी लेके आनी है, उसने चीज़ों को क्रिएटिव बनाना है. बट साइंस ने क्रिएटिव बनाना नहीं है, साइंस ने चीज़ों को एज इट इज़ इमिटेट करना है कि सूरज इतने टाइम से निकलता है, इतने टाइम पे गरूब होता है. उसमें साइंटिस्ट ने जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन देनी है कि ये चीज़ इस तरह से है और उसके ऊपर उसने प्रूफ देने हैं. बट पोइट को किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. ही कैन राइट वट ही फील ऑन हिज पल्स. वो जो कुछ फील करता है उसने वो चीज़ बयान करनी है. ठीक है. सो इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द पोएट टू रिलेट वट हैज़ हैपन्ड बट वट मे हैपन. ठीक है. तो जो साइंटिस्ट हैं उनका ये काम है कि वो उस चीज़ को, जो कुछ हो रहा है, जो होने वाला है, वो उसको साइंटिफिकली प्रूव करेंगे. बट द पोएट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्या हो चुका है और क्या होने वाला है. ही always talk about his own feelings, about his own emotions. So poetry presents the world of internal emotions and experiences. ठीक है. And the scientist aims at purely objective statement of facts. Now I hope आपको पूरी बात समझ आ गई होगी, the difference between the poet and a maker, and if a poet is a maker then how he can create the things. ठीक है. Now again the same line but with the different way of discussion. अरिस्टोटल ने इस बात को बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ डिस्कस किया है दैट हाउ अ पोएट इज़ अ मेकर. तो उसके आगे वो मज़ीद जो बात कर रहा है दैट इज द इमिटेशन इज़ अ क्रिएटिव प्रोसेस. जिस तरह के मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पोइट की इमिटेशन जो होगी वो एक क्रिएटिव प्रोसेस होगी. एंड द पोइट वाइल इमिटेटिंग रियलिटी ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू समथिंग न्यू एंड मच हायर. क्लियर. जिस तरह से हमने साइंस को रिलेट किया कि साइंस जो है वो एक फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन देगी, सूरज कितना निकलता है, कहाँ से कितनी देर तक, और उसके बाद कहाँ पे गरूब होता है, सैयारे कैसे मूव करते हैं, मौसम कैसे आते हैं, ये सारी जो हमारी यूनिवर्स की एक नेचर है वो उसको ऑब्जर्व करके उसके ऊपर वो बात करते हैं. बट उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते ना, उसमें अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते कि मेरे ख्याल में आज ऐसे नहीं, आज ऐसे हो जाए. बट पोइट की इमिटेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस एंड व्हेन ही इमिटेट्स रियलिटी ही ट्रांसफॉर्म्स दैट रियलिटी इनटू समथिंग न्यू एंड मच हायर. राइट. मैं आपका उस तरफ आपको लेके जाना चाह रही हूँ कि हम आगे नेक्स्ट ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे. अब ट्रेजेडी को जब हम कहेंगे कि दैट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, तो उसको इमिटेट जब
एक आर्टिस्ट करेगा, एक पोइट करेगा, तो उस इमिटेशन को वो एज इट इज़ नहीं बताएगा, वो उसको एक न्यू वे में बताएगा और उसको बहुत इन्हेंस करके बताएगा, बहुत ड्रामेटिक वे में बताएगा, जिस तरह हम कहते हैं बहुत एग्जैजुरेट कर दिया है। ठीक है, अगर एक डेथ हुई है, हमें पता है कि हाँ ये डेथ इस तरह से हुई है, तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो उसके लिए और तरह की होंगी। जब हम उसी डेथ को एक ड्रामेटिक वे में देखते हैं, एक मूवी में देखते हैं, तो उसके साथ हम बहुत ज़्यादा हमारी फीलिंग्स होती हैं, पिटी एंड फेयर हम फील करते हैं, और हम उसको बहुत ज़्यादा मच हायर लेवल पे हम उसको फील करते हैं। तो ये जो हायर लेवल पे लेके जाना है और विद न्यूनेस लेके जाना है, तो ये पोइट का काम है। इमिटेशन तो वहाँ पे भी है, मेकिंग तो वहाँ पे भी है ना, क्योंकि उसने एक इंसिडेंट को कॉपी किया है, बट जब उसको ड्रामेटाइज करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा, तो उसमें उसको इन्हेंस करेगा, इम्प्रूव करेगा, ताकि लोग जो हैं, ऑडियंस जो है, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए। क्लियर? So the poet represents life as seen through the medium of his own personality and idealized word of reality, and not merely the shadow of reflection of the ideal world. So the poet represent life as seen through the medium of his own personality. अब पोइट के ने अगर उस एक्शन को बहुत ज़्यादा फील किया है और उसके ख्याल में ये एक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, तो उस सैडनेस को क्रिएट करने के लिए वो उसमें म्यूज़िकल इफेक्ट भी डालेगा, वो उसमें जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा उसको सैड टोन के साथ प्रेजेंट करेगा ना, द आइडियलाइज्ड वर्ड ऑफ रियलिटी। आइडियलाइज्ड मीन्स कि वो उसको फैंटेसाइज करेगा कि इसको कितना ज़्यादा स्वेयरली प्रेजेंट किया जाए, कितना एग्जैजुरेट किया जाए, कितनी डेप्थ होनी चाहिए इसमें कि वो लोगों के दिलों तक वो असर छोड़ जाए। ठीक है, एंड नॉट मेयरली द शैडो ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडियल वर्ड, सिर्फ उसको इमिटेट कर देना कि हाँ ऐसे डेथ हुई है या ऐसे कोई एक सैड टोन है, और वो उसको विद इन 2-3 मिनट्स ख़त्म करके उस सीन को वो इमिटेट कर दे या कॉपी कर दे। ठीक है, लेकिन नहीं, आपने देखा होगा जो डेथ सीन है जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो उन सीन्स को बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जाता है, उसमें म्यूज़िकल इफेक्ट दिए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उसको प्रोलॉन्ग किया जाता है ताकि उस सीन का इफेक्ट आपके दिल पे रहे। Now this slide deals with some more arguments, with some more justifications by Aristotle on poetics, on poetry, that how a poet is a maker. So it is in the second paragraph of the second page of the text, जहाँ पे Aristotle is again justifying the poet. According to him, the poet reproduces the essentials of life and the emotions which they have aroused in him. So poet always talks about the emotions, talk about the experience, about his observation, about his subjectivity, जो हमारी essential है हमारी लाइफ में, हमारे moods हैं, हमारी senses हैं, हमारी observation है, हमारी happiness है, हमारी sadness है, तो इसके बगैर आपकी लाइफ incomplete है। तो poet उसको किस तरह से reproduce करेगा कि उन इमोशंस को जो उसके अपने अंदर मौजूद हैं। अगर वो किस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बहुत किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा सैड है, तो वो जब उसको लिखेगा, जब उसको क्रिएट करेगा, तो वो किस तरह से उसको कन्वे करेगा, उसको किस तरह से लोगों को उस सैडनेस में या उस एक्साइटमेंट में किस तरह से इन्वॉल्व करेगा। दिस इज़ द आर्ट। जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, आप अगले बंदे को इस तरह से कन्वे करें कि वो भी उसी तरह का फील करे। This is the art, this is the creativity, right? So a poet is no more concerned with the photographic reproduction than is a composer of the pastoral symphony. So यहाँ पे the poet को किस तरह से होना चाहिए, according to Aristotle, that he is no more concerned with the photographic reproduction. And here Aristotle is differentiating between the photographic reproduction and the pastoral symphony. Pastoral symphony is basically the recollection of the expressions. You can say that it is more concerned with the expressions of feeling than painting.
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पोइट है उसको ज़्यादा किसकी तरफ उसका झुकाव हो, ही इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, क्या वो किस तरह से वो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग क्रिएट करे देन द फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन, देन द पेंटिंग। पेंटिंग में चीज़ एज इट इज़ होगी, आपकी फीलिंग्स इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट इन पेस्टोरल सिम्फनी the poet or the audience is more concerned with the feelings of expressions than painting. ठीक है? And the third point, the poet, whether in verse or in prose, communicates his emotion by imitating or recreating life. Again वही बात है जो हम लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर रहे हैं कि उसने चीज़ों को रिक्रिएट करना है, उसने इस तरह से कम्युनिकेट करनी है अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स को, दैट वो सिर्फ इमिटेशन ना रहे बट के रिक्रिएशन रहे. रिक्रिएशन मीन्स दैट इज बेस्ड ऑन द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. So here I just want to discuss the ways of imitation, किस तरह से imitate किया जाता है. The first one is the medium of imitation, that poetry imitates life through the rhythm, language and harmony, and this is the more pronounced in music and dance. जो medium है that is basically of language. Language का medium use किया जाता है to imitate, ठीक है, इन लिटरेचर. और दैट ऑल्सो क्रिएट, लैंग्वेज के साथ ही हार्मनी एंड रिदम कंप्राइजेज है, उसके साथ रिलेट करता है. दैट शोज द यूनिटी ऑफ योर माइंड एंड सोल, कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को अपने वर्ड्स के थ्रू किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड दिस इज मोर प्रोनाउंस्ड इन म्यूजिक एंड डांस. तो म्यूजिक और डांस में आप अपनी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, अपनी इवन आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी सोल की कंटेंटमेंट, ये सब कुछ शो होता है. इवन वर्सेस पोइट्री कैन अकॉम्प्लिश इमिटेशन थ्रू लैंग्वेज अलोन. वर्स पोइट्री भी है, ठीक है, जो वर्स फॉर्म में है, वो सिर्फ लैंग्वेज, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के थ्रू भी इमिटेट की जाती है. नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ इमिटेशन. मोड ऑफ इमिटेशन में एपिक है, ट्रेजेडी है एंड कॉमेडी है. While in the objects of imitation, that object represent the action. वो action, if it is serious then it is tragedy, if that action is low or funny then it is comedy, and that drama imitates men of high and worse status of life. Clear? So here Aristotle implies imitation as an essence of the object. Object जो है वो action जो है that is very important, and the imitation of the emotion and the inner reality and the soul of things. ठीक है? And this art seeks to imitate mainly an inward process. Object है, चाहे मोड है, चाहे मीडियम है, दिस इज द इनवर्ड प्रोसेस and the outward manifestation of the inward will, and it shows the activity of the thoughts and the feelings. So all the medium, mode and object, all three ways of imitation are very significant, and it reproduce the sources of imitation. It reproduce the things in a creative form. As we are discussing the philosophy of Plato and Aristotle side by side, so I feel it important to discuss and make a slide of the difference between the Aristotle and Plato. So Plato किस तरह से क्या कंसिडर करता था चीज़ों के बारे में, और अरिस्टोटल किस तरह से उसकी अपनी क्या कंसिडरेशन थी रिगार्डिंग पोइट्री एंड इमिटेशन. Plato considered imitation merely as a mimicry or a servile copy of nature. Copying means the appearance of the things or the actions or the behavior. Right? So Plato जो है उसके लिए imitation
means a mimicry or the reflection or the copying. तो वो इसको सिंपल टर्म में ले रहा है, बट अरिस्टोटल इंटरप्रेटेड इमिटेशन एज अ क्रिएटिव प्रोसेस. उसके नज़दीक ये बहुत इनोवेटिव प्रोसेस है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत कंस्ट्रक्टिव है, एंड इट हैज़ प्रिसाइज इंटरप्रिटेशंस. सो यहाँ पे एक स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन द फिलोसफी of Plato and Aristotle regarding imitation. So Plato compares poetry to painting, and according to him, a poet is like a painter who imitates this world of appearances. प्लेटो पोइट्री को पेंटिंग के साथ कंपेयर करता था और पोइट को कहता था कि ये पेंटर है जो जिस तरह से चीज़ों को देखता है उसी तरह से वो उसको इमिटेट करता है. बट अरिस्टोटल कंपेयर्स पोइट्री विद द म्यूज़िक, उसका रिदम, हार्मनी, उसका हमारी सोल पे अफेक्ट क्या है, हम उसको इंजॉय कैसे करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. सो पेंटिंग जो है ना थोड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखा जाता है और आप उसको, हर इंसान की अलग उसके बारे में फीलिंग है. बट म्यूज़िक इज़ रिलेटेड विद द सब्जेक्टिव अप्रोच कि आप उसको फील करते हैं, आप अपने जो इमोशंस हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप म्यूज़िक को फील करते हैं. सो प्लेटो के अकॉर्डिंगली पोइट्री प्रेजेंट्स अ copy of nature as it is, while Aristotle says that poetry may imitate men as they are or better or worse, and poetry gives us idealized version of reality. तो प्लेटो एक पोइट्री को जस्ट एक इमिटेशन, एक कॉपी कह रहा है ऑफ नेचर. वो कह रहा है कि नेचर को जिस तरह से आप ऑब्जर्व करें, आप उसको एक कॉपी करें, उसको प्रेजेंट करें. बट अरिस्टोटल की इमिटेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट है, एंड ही सेज दैट imitation is basically the imitation of the characters, the imitation of their personalities, their imitation is like of their status, how they are good and how they are bad. उसकी जस्टिफिकेशन देना. अब नेचर की तो हम जस्टिफिकेशन नहीं देते ना, हम किसी भी अगर अपेयरेंस की हम उसको कॉपी करें तो हम उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देते, हमें इनवर्डली उनके हालात का नहीं पता. बट इमिटेशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज़ अ वेरी डीप aspect, it sees very deep aspects, like is it better or is it worse, उसकी क्या justification है. So poetry also deals with that, and poetry gives us idealized version of reality. आइडियलाइज्ड वर्जन मीन्स कि आपको रियलिटी एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं करती, उसको आइडियलाइज मीन्स यू कैन अमेलगमेट द फैंटेसी, योर ओन ओपिनियन एंड मैनी मोर थिंग इन दैट इमिटेशन. आप उसको इन्हांस कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. इसमें एक वर्ड और अरिस्टोटल ने यूज़ किया है, दैट इज़ करिकचोर. करिकचोर मीन्स टू मेक इट वर्स. जिस तरह से हमारे जो टीवी शोज़ हैं वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कैरिकेचर करके उनकी एक इमिटेशन बिठाई जाती है, लाइक रियल इमरान खान नहीं बैठा, रियल कोई और पॉलिटिशियन नहीं बैठा, तो उसकी कैरिकेचर फॉर्म बिठाई जाती है और उससे आप जो मर्जी सवाल करें, फन क्रिएट करें. तो ये एक आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी है ना. सो उसको इन्हांस किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसको डिग्रेड किया जाता है. तो जो इमिटेशन है उसमें आप चेंजेस ला सकते हैं, उसको एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू प्लेटो जिस तरह कह रहा है कि उसको एज इट इज़ प्रेजेंट किया जाता है. तो अरिस्टोटल इस बात से डिसअग्री कर रहा है, वो उसको कह रहा है कि ये एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं किया जाता. The next point is that Plato says that poetry is twice removed from reality and it is a shadows of shadow. अब वो यहाँ पे अगेन उसी बात को एम्फसाइज कर रहा है दैट इट इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, के ये एक रियलिटी को इमिटेट नहीं करता बट इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज़ द शैडो ऑफ शैडोज. मीन्स कि इतनी अनसर्टन है, इतनी अनरियल है. ठीक है. बट अरिस्टोटल जो है वो इस चीज़ को
बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता है, वो इसको आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ रियलिटी ही समझता है. Okay, the next point, the last one, is that Plato takes up the cudgel on behalf of philosophy and shows that philosophy is superior to poetry. अब यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, एज आई सेड दैट प्लेटो इज अगेन अंडर एस्टिमेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री. और यहाँ पे कजल मीन्स कि एक ये आपका एक शॉर्ट स्टिक होती है जिसको आप एज अ वेपन यूज़ करते हैं. सो एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज यूज़ करने के लिए यहाँ पे अरिस्टोटल ने ये वर्ड पुट किया है दैट प्लेटो टेक्स अप द कजल ऑन बिहाफ ऑफ फिलोसफी. कि वो फिलोसफी को इतना अप्रिशिएट करता है, वो फिलोसफी को इतना एडमायर करता है कि वो कहता है कि फिलोसफी इज सुपीरियर टू पोइट्री. बट अरिस्टोटल कहता है, अरिस्टोटल टेक्स अप द कजल ऑन बिहाफ ऑफ पोइट्री एंड इफेक्टिवली ब्रिंग्स आउट इट्स सुपीरियोरिटी. अब अरिस्टोटल किसी भी डिसिप्लिन को डिग्रेड नहीं कर रहा, वो सिर्फ पोइट्री को जस्टिफाई कर रहा है दैट पोइट्री इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फिलोसफी इज, एज मेडिकल साइंसेज, एज द अदर डिसिप्लिन्स आर. यू अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे प्लेटो और अरिस्टोटल का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है.